मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं कि इन दिनों हमारे ज्यादातर कार्यक्रम चुनावों से संबंधित हैं। उनमें बहस और उनके बारे में रिपोर्टिंग और उनके विश्लेषण। आज का कार्यक्रम थोड़ा विशेष है। आज का कार्यक्रम शुरू करने के सूत्रपात हैं रमाशंकर सिंह जी, जिन्होंने हमारे समाज की एक विशेष पिछड़ी जाति की आबादी, जो आप बहुत नामों से उपनामों से इनको जानते होंगे, लेकिन चर्चा में बहुत है चूंकि एक इनकी राजनीतिक पार्टी की पहचान के आधार पर उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के तौर पर है और बिहार में वीआईपी पार्टी के तौर पर है। हमारी माइथोलॉजी में भी जिसका वर्णन है रामचरितमानस वगैरह में। इस समुदाय की अपनी शिकायतें हैं, उनकी अपनी आर्थिक परिस्थितियां हैं और उनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं जो वो राजनीतिक रूप से व्यक्त करना चाहते हैं। और जो कुछ उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने उनकी विशेषताओं के बारे में अपनी तर्क पद्धति तैयार कर रखी। आप जानते ही कुछ दिनों पहले हमारे देश के गृह मंत्री एक रैली में आए थे जिसे निषाद समाज ने आयोजित किया था उत्तर प्रदेश में। और वो जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है निषादों की, उसके संजय निषाद जो लीडर है, उन्होंने किया था। और उसमें लेकिन आपने पाया कि जो लोग रैली में आए थे वो लोग कुछ असंतुष्ट थे तो इन्हीं सब चीजों पर। और इस समाज की जो इस समाज पर रिसर्च किया है रमाशंकर सिंह ने और उनकी इस बारे में काफी अच्छी जानकारी है जो उन्होंने मुझे भी भेजी, मुझे भी उत्साहित किया कि इस बात पर और इस पर कार्यक्रम होना चाहिए। तो आज की हमारी इस बातचीत में एक लौटन राम निषाद साहब हैं जो सबसे पहले मेरे इस लिंक पर आए और उनको कांग्रेस ने गाजीपुर से चुनाव लड़ने का टिकट भी दिया है। और हमारे साथ रमाशंकर जी, जरा परिचय कराइएगा क्योंकि मेरे लिए नए मित्र हैं सब। तो वर्मा साहब का पूरा क्या है डिटेल आप बताएं। हमारे साथ निषाद बिरादरी पर काम करने वाले और निषाद बिरादरी से संबंध रखने वाले 3 लोग हैं जी। माननीय श्री लौटन राम निषाद जी, और मैं उनको अकादमिक रूप से निषाद समुदाय का ग्रामसी कहता रहा हूं और उन्होंने लगभग 2 दशक तक निषाद ज्योति नामक एक पत्रिका का संपादन किया है और उनका लिखा हुआ 14,000 पृष्ठों में फैला हुआ है। मेरे पास उसकी कुछ प्रतियां हैं, आप ये देखिए। और ये 2 दशक पहले सबका परिचय करा दीजिए छोटा छोटा, फिर ये सब डिटेल बताइए। हाँ, तो ये लगभग 2 दशक का इन्होंने काम किया है। पूरी निषाद राजनीति कैसे विकसित हुई है उसको डॉक्यूमेंट किया है लौटन राम जी ने। और इस समय वह कांग्रेस से गाजीपुर सदर से विधानसभा के प्रत्याशी हैं। दूसरे हैं डी.आर. वर्मा जी, वो समाज सेवी हैं, एडवोकेट हैं और बरेली के आसपास, फर्रुखाबाद के आसपास के इलाकों में उन्होंने काफी काम किया है, जन संगठन का काम किया और निषादों की समस्याओं पर वह लिखते रहे और खुद वे निषाद ज्योति के एक लेखक रहे हैं। तो निषादों के मुद्दे पर वो 2 दशकों से लिखते रहे। तीसरे नौजवान है हरिश्चंद्र बिंद जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स के वो छात्र रहे हैं और इस समय वहां स्थानीय रूप से उन्होंने निषादों को गोलबंद किया है, उनकी समस्याओं पर अपनी बातें की हैं। और इधर कुछ दिनों में हरिश्चंद्र और उनके साथी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि निषादों को ज्ञानी समाज माना जाए। तो ये 3 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमें मान लेना चाहिए कि भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ समाज है। और जो पुरानी कहावत भी है कि जैसे केले के पत्ते के अंदर वो फट जाता है तो इतने ज्यादा पत्ते दिखने लगते हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे, ऐसे ही जातियों का मामला है। सीधे सीधे लोग सरकारी श्रेणियों में तो कह रहे हैं कि ये अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, घुमंतु विमुक्त, लेकिन इनको जो आप ध्यान से देखिए तो बहुत हजारों जातियां हैं, 3,000 से ज्यादा अधिक समुदाय हैं। तो ऐसे में जिन्हें हम निषाद समुदाय आज कहते हैं, यह एक कई जातियों का, 1 दर्जन से अधिक जातियों का एक गुच्छा है
जो पहले अंतर्विवाही समूह नहीं था, इधर उनमें आपस में विवाह संबंध स्थापित होने लगे हैं, कुछ में अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन तब भी निषाद है, केवट है, बिंद है, चाई है, बातम है और मधुआर हैं, कई ऐसी जातियां हैं और उसके अलावा उनके क्षेत्रीय नाम भी अलग अलग हैं। ये कश्यप जो है, कश्यप किस में आते हैं? कश्यप जी, कश्यप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर अलीगढ़ के उस पार के इलाकों में जो यमुना नदी के किनारे के हिस्से हैं, वह भी इसी समुदाय से संबंधित है। निषादों से वो धीवर मुख्य तौर पर से उनका जो जाति प्रमाण पत्र प्रायः धीवर के नाम से बनता है, लेकिन नाम कश्यप लगाते हैं। तो लगभग जातियां हैं छोटे छोटे समूह में, और इनको पानी यानी किसी नदी का जो पानी है या कोई जो नदी है, वह इनको आपस में एक जातीय और सांस्कृतिक और आर्थिक बंधन में बांध देती है। और जब ये मामला आया मंडल कमीशन का, उसके बाद जातीय जनगणना की मांग उठने लगी, जातीय अस्मिताएं बनी नई नई और गोलबंदियां हुई राजनीतिक, तो उसमें निषाद समुदाय में बहुत ढेर सारी जातियों ने एक मिलकर एक बड़ा अपने असर्शन किया है कि हम निषाद हैं और हमारी इतनी संख्या है और हमें इसमें गिना जाए, हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, हम विधानसभाओं में जाए, हम लोकसभाओं में जाए, हम ग्राम पंचायतों में जाए, हमें शिक्षा में आरक्षण दिया जाए और जहां जहां हमें पीछे रखा गया वहां दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही जो बड़ा मुद्दा है, वह मुद्दा यह है जो निषाद समुदाय को अन्य जातियों से अलग करता है। वह मुद्दा यह है कि इनकी रोजी रोटी मुख्यतया नदियों पर और गौणतः तालाबों पर या जो छोटे जलाशय हैं, जो अंदरूनी झीलें हैं गंगा के मैदानों में, गंगा यमुना के, उस पर आश्रित रहे हैं। मछली मारना, सिंघाड़ा की खेती करना, नाव चलाना, और 1930 के बाद जब सीमेंट ने प्रवेश किया भारतीय उपमहाद्वीप में, उसके बाद सीमेंट में बालू मिला के जब भवन बनने लगे तो बालू निकालना नदियों से इनका पेशा रहा है। तो यह ऐसा समुदाय है जो एक साथ यह मांग कर रहा है कि नदियों पर उसका अधिकार हो, नदियों से जुड़े जो उत्पाद हैं उस पर उसका अधिकार हो। मैं ये बात अब उनके प्रतिनिधियों से शुरू करता हूँ। लौटन राम निषाद जी, अब आपसे बातचीत करने का वक्त आ गया है। डी.आर. वर्मा जी हमारे मित्र हैं, हमारे संगठन में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के कुछ और खंडों में जब मैं ये बात करता था कि जब देश की राजधानी दिल्ली का मल्लाह और उसकी पर्यायवाची जातियां धीवर, धीवर, कहार, झीवर, झिनवर अनुसूचित जाति का लाभ पाते हैं, पश्चिम बंगाल का झालो मालो जलिया नाम से पटनी, केवट, कैवर्ता, मल्लाह, केवट, बिंद, चाई, बरचाई, तीयर को, और उड़ीसा के देवर, धीवर, धीवरा, कैवर्ता, जलकेउट को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मल्लाह, केवट, बिंद को क्यों नहीं? ये जो क्षेत्रीय विषमता है, इसको दूर किया जाना चाहिए। तो शुरुआती दौर में मुझे बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। हमारे लोग कहते थे मैं तो जल छत्री हूं, अपने को जल छत्री बताते थे और कहते थे कि निषाद जी आपकी मांग गलत है, हमारा कोई छुआ नहीं, पानी तक नहीं पिएगा और हम तो चमार बन जाएंगे, जाटो बन जाएंगे। जबकि ये भ्रम था, अज्ञानता का कारण था। और आज यह इशू जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तनकारी मुद्दा हो गया है। निषाद जातियों को, अनुसूचित जाति के आरक्षण को मांगने की मांग। आज जो दो दलों की बात आई कि वीआईपी पार्टी बिहार में गठित हुई और उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ही नहीं, लगभग में 29 राजनीतिक दल हमारे समाज के लोगों ने गठित कर लिया है। राजनीतिक दलों का आरक्षण से जो है पुराने साथी जी शायद रुक गया है उनका कनेक्शन। वर्मा जी इस बात को आप पूरी करें। वर्मा जी। जी 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 जी, यही सवाल आपसे है कि आपकी मुख्य मांग क्या है और क्या वजह है कि इतने सारे, जैसा उन्होंने बताया कि करीब 37 राजनीतिक दल हो गए हैं या कितने हो गए हैं,
या जो मुख्य दल बने हैं, ये अलग से दल बनाना, फिर उनके विभिन्न मोर्चों में शामिल हो जाना, इस सब की क्या जरूरत? जी देखिए सर, मैं अपना मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? हाँ, खूब ठीक, आवाज आ रही? जी जी। हमारे बहुत ही पुराने और अजीज साथी आदरणीय लोटर राम जी अभी बोल के गए हैं जी। इस बात को मैं सर आगे बढ़ाना चाहूंगा। ठीक। कि सबसे हमें बड़ा सस्पेंस में डाल दिया है जी। यानी इस देश के राजनीतिक सभी दलों की बात कर रहा हूँ, किसी एक दल की पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक। सभी पार्टियों ने बड़ा सस्पेंस में डाल दिया है। ठीक। जब ये निषाद कास्ट जाति का नाम नहीं है सर। जी जी। मेरी रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग निषाद ये कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक। निषाद एक ऐसा कल्चर है कि जिसकी अनगिनत जातियां हैं। ठीक। और उत्तर प्रदेश में हमने जो रिसर्च किया है जी सर, जी 12.5% की आबादी है इनकी। जी। यदि हम इनके जो सहयोगी नाम है निषाद कल्चर के, लोधी निषाद कश्यप बिंद, तो लोधी निषाद कश्यप बिंद के नाम से महासंगठन हमारे बने हुए। अगर हम ये चारों फिरकों को ले लेते हैं तो हमारा 22% का जो है वोट पड़ जाता है, बन जाता है। अच्छा। लेकिन जी संविधान के अंतर्गत जब हमको रिजर्वेशन पहले से ही मिला हुआ है, और हमारे नेता रिजर्वेशन मांगने की मांग क्यों करते हैं भाई? जी। नेताओं को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें आरक्षण दो, उन्हें ये कहना चाहिए कि हमको संविधान में जो चीज मिली हुई है जी, उसको इम्प्लीमेंट कराइए, उसका पालन कराइए। जी। जब कोई संविधान क्रियान्वित नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो उसका बेनिफिट हम लोगों को कैसे मिलेगा? ठीक। अब सवाल इस बात का है सर, यदि हमारा जो है संविधान में हमको मझवार के नाम से लिखा हुआ है, बेलदार है, खरवार है, मझवार है, तुरिया है, गौड़बिंद है, जब ये जातियां एससी की सूची में अंकित हैं जी, तो हम पूछना चाहते हैं कि इनके प्रमाण पत्र आज तक जारी क्यों नहीं कर रहे हो तुम? अच्छा। शुरू में प्रमाण पत्र जारी होते थे, अब नहीं किए जाते सर। इन सब की जो कंक्लूजन, जो रिसर्च है, उसका जो परिणाम है, वो परिणाम ये है कि जो भी सरकार, चाहे सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, ठीक, कोई भी योजना हमारे लिए तैयार की जाती है, बेनिफिट वाली या आरक्षण वाली, ठीक, उन योजनाओं को इन जो हमारे जो सरकारी मशीनरी यानी नौकरशाही, जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आईएएस अधिकारी, ठीक, जो आरजीआई ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं, जी, ट्रेवल मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जी, सोशल मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, जी, और हमारे प्रदेश के अंतर्गत जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बैठे हुए आईएएस अधिकारी, जी, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे शोध संस्थान का डायरेक्टर हो या प्रमुख सचिव हो, ठीक है, समझ रहे हैं सर? ये सारे लोग हमारे लिए जो प्लानिंग बनाई जाती है, उन पर किंतु परंतु लगा करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देती। अच्छा, इन सरकारों के पास एक कारण है, रीजन है सर। तो मैं जरा सा बिन साहब, एक मिनट, मैं जरा सा बिन साहब से भी बात कर लूं, एक मिनट, फिर मैं आता हूँ वापस दूसरा सवाल लेके। बिन साहब, ओके सर, यही सवाल आपके पास भी है कि इसकी क्या वजह है कि आपको 37-38 पार्टियां बनानी पड़ी, और ये पार्टी जो बनी हुई है ये विभिन्न मोर्चों से अपनी मांग लेके जाते हैं, और फिर जब सभा होती है तो पता लगता है उनमें से कोई मांग मानी नहीं, जबकि आप लोगों को पिछड़ों में शामिल किया हुआ है, पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट मिलता है, तो रोजगार की मांग करने की जगह ये जो दूसरी मांग आती है आपकी तरफ से, क्या वजह है? देखिए, हमारे यहाँ जो ये पॉलिटिकल पार्टियों का मसला है कि लगातार हर साल कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी 2-4 बन ही जा रही है, तो ये जो राजनीतिक चेतना हमारे समाज में आई है, ये 10 से 15 साल के भीतर एक नया जनरेशन तैयार हुआ है, और वो अपनी चीजों को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि
आज अगर हम खड़े होके देखें तो हमारे साथ जितने भी अन्य समाज थे, पिछड़ों में ही ले लीजिए, तो उन सभी समाजों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक, आर्थिक हमसे 90% से ज्यादा ही होगा। 100 में अगर देखा जाए तो 90% से ज्यादा है। हमारा उतना परसेंटेज नहीं हो पाया उनके पैरेलल। आप आज देखेंगे तो प्रशासनिक संस्थाओं में जैसे पुलिस, आप बड़े अधिकारियों में देखिए तो IAS PCS, तो हम हमारे समाज के उंगली पे गिन सकते हैं, 1-2, हमें तो नहीं दिखता कोई जिलाधिकारी है। तो सवाल ये है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बात करें, तो जितनी भी हमारी संख्या है और हमारी चेतना, जो लोटन राम जैसे लोग आए, वर्मा जी जैसे लोग आए, और उसके बाद हमारी जैसी जनरेशन आई जो सोशल मीडिया के थ्रू मिलित हुई, एक दूसरे से पहचान हुई जी। जैसे अभी हमें पूरे जानते हैं, तो एक वर्चुअल दुनिया आई, तो उसमें आने के बाद हम एक दूसरे को जानने लगे, तो एक चेतना। और फिर अब ये पॉलिटिकल पार्टियां बनने से हमारे समाज का कहीं नुकसान नहीं है, हमें तो नहीं लगता कि इससे नुकसान है। पॉलिटिकल पार्टियां बनती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई न कोई लीडर होता है जो संघर्ष करके आया है, और हर कोई जो भी पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया है, आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं लंबा संघर्ष करके ही पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया है। सवाल ये है कि जो समाज आजादी के दबाया गया या जानबूझ के जिस पर सरकारों ने न ध्यान दिया, ना हमारे सामाजिक संस्थाओं ने ध्यान दिया, ना देश के अन्य बुद्धिजीवियों ने ध्यान दिया, तो उस समाज के लोग अगर जागेंगे और जब जागेंगे, उनकी राजनीतिक चेतना जागी, तो निश्चित तौर पे जो राजनीतिक भूख है वो बहुत पुरानी है, और उस भूख को शांत करने के लिए लोग तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए जैसे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में गए तो उस पॉलिटिकल पार्टी में हमें उतना वजूद नहीं मिलेगा। अब वहां पे है कि आप जाइए, सदस्यता लीजिए, फिर आप किस कास्ट के हैं, एक लंबी प्रक्रिया के बाद आपको मुश्किल से टिकट मिल पाएगा। तो अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और अपने संख्या बल है, अपना संख्या ज्यादा है और हमको एहसास है, तो हम चाहेंगे कि हम अपने रास्ते से वहां तक पहुंचे और समाज का भला करे। तो मैं जरा लोटन राम जी के पास जाता हूं। अब वो फिर कनेक्शन जुड़ गया है उनसे। लोटन राम जी, कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया कि आपके इश्यूज क्या है, और आपने शुरुआत में बताया कि, और इन्होंने बिन साहब ने बहुत अच्छा, नौजवान आदमी है, बहुत ढंग से चीजों को रखा, बहुत पर्सपेक्टिव इनका क्लियर है। मुझे ये बताइए कि जैसे कोई आपकी एक पार्टी ये बात दावा करती है कि सारे समुदाय का वोट वो जिस मोर्चे में रहेगी उसमें लेके चली जाएगी, इसकी संभावना कितनी है? और आपके मतदाताओं का राजनीतिक रूप से स्थिति क्या है? क्या वो एक किसी नेता के कहने पर वोट देते हैं, समस्याओं का विश्लेषण करके वोट देते हैं, या अपनी जो समस्या उन्होंने अपने समुदाय की सोच रखी है उसके आधार पे वोट देते हैं? उनके वोट देने का क्या तरीका है? क्या जो नेता किसी दल में चले जाते हैं आपके किसी समूह के, उनके कहने से सारे लोग जाते हैं कि नहीं जाते? क्या स्थिति क्या है? ऐसा सर नहीं है। देखिए, आज के वर्तमान समय में जिस एजेंडे को मैं लेकर के चला था जी, जब उत्तर प्रदेश में कोई भी सामाजिक संगठन राजनीति तो उस समय थी नहीं। 92 से मैं होल टाइमर वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ। ठीक, जैसा आदरणीय रमाशंकर जी ने भी बताया, मैं 16.5 वर्षों तक निषाद ज्योति का भी प्रकाशन किया। ठीक, जब कोई जो है कि मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार हो, चाहे लोधी किसान हो, एक टाट पर बैठना बड़ा दूर था। जिस समय हम और डॉक्टर BR वर्मा इस अभियान को, सामाजिक एकीकरण का अभियान शुरू किया, आज तो मुझे खुशी है कि समाज को आपस में भाईचारा बढ़ाने का ही नहीं, बल्कि बेटी रोटी के रिश्ते की आज मल्लाह की बेटी की शादी बिंद में हो जा रही है, बिंद की लोधी में हो जा रही है, लोधी की मल्लाह में हो रही है, कश्यप में हो रही है, धीवर में हो रही है। अच्छा, तो मैं अपने को मानता हूं कि सामाजिक आंदोलन जो मैंने शुरू किया तो उसमें मैं काफी हद तक सफल हूं। और जहां तक राजनीतिक दलों का, हरिचंद हमारे रिश्ते में भतीजे लगते हैं, और हरिचंद्र जी ने कहा कि ये हमारी राजनीतिक जागरूकता का परिणाम है कि हमारे विभिन्न राजनीतिक दल बन गए हैं। जहां तक मैं इसको अगर बारीकी तौर पर देखता हूं
तो जो राजनीतिक दल बने हैं हमारे समाज के 29 दल बने हैं, इससे समाज का राजनीतिक अवमूल्यन कहीं कहीं हुआ है। अच्छा जी, इससे क्या है कि मैं देखता हूं इन लोगों की राजनीतिक दलों की विशेष रूप से जो मंशा है वह समाज की भलाई नहीं है, राजनीतिक सौदेबाजी करना है। अच्छा, जो भी ये जातिगत आधार पर दल बने हैं, किसी भी दल की हो। जी जी जी। हमारे जैसे संजय निषाद जी निषाद पार्टी बनाए, हमारे राजनीति और समाज नीति में मेरे शिष्य हैं। अच्छा। उम्र में भले बड़े हैं। हाँ। 25 जून 2011 को हमारे कार्यक्रम में पहली बार लखनऊ में आए जी। और उनको घर बैठे लोगों की लिस्ट मिल गई, मोबाइल नंबर मिल गया। ठीक। और उन्होंने राजनीतिक दल बना करके, जैसा कि हुआ कि बीच में समाजवादी पार्टी से उनका लड़का सांसद हो गया। ठीक। 2017 के चुनाव में उन्होंने 74 सीटों पर चुनाव लड़ाया और 5,54,000 वोट उनके मिला। एक विजय मिश्रा जी चुनाव जीते थे। ठीक। आज जहां तक इस चुनाव में उन्हें 10 सीट मिल रही है, 10 सीट में उनके एक बेटे और बहू के अलावा कोई निषाद का बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक। वहां पर देखा जरा भी, कल मेरा एक भाई गया था टिकट के लिए, 1.5 करोड़ रुपया उन्हें दे रहा था, लेकिन 2 करोड़ की मांग हुई कि 2 करोड़ से नीचे बात मत करो। अच्छा। तो समाज इतना अब जानकार तो हो गया है कि ये राजनीतिक दल के जो बनाए हैं हमारे समाज के नेता, तो वो समाज के कल्याण भलाई और राजनीतिक विकास के लिए बनाए हैं कि अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, निज स्वार्थ के लिए बनाए हैं। तो जो आरक्षण का मुद्दा 17 दिसंबर का आपने जैसा जिक्र किया, वो वहां पर लाखों की संख्या में लोग गए थे। तो हमारे तमाम हजारों की संख्या में हमारे साथी हमारे कहने पर भी गए थे कि हो सकता है कि आज डबल इंजन की सरकार, और जैसा संजय निषाद जी 4 महीने से अगस्त से लगातार रट लगाए थे कि पूरी जो है कि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो गई है, बस जो है अमित शाह जी, योगी जी जो है बस आरक्षण का जो है कि तोहफा इस समाज को देने वाले हैं। तो हम लोगों ने यह कह करके समाज के लोगों को भेजा था कि अगर आरक्षण मझवार को परिभाषित कर, माझी मल्लाह केवट को, तुरैया को परिभाषित करके धीमर धीवर तुरहा को, और गोंड को परिभाषित करके गोरिया दुरिया कहार रायकवार बाथम को अगर अनुसूचित जाति में का आरक्षण देने की घोषणा मंच से होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अगर जहां पिछले दिनों जैसा राजनीतिक दलों ने इस समाज को केवल लालीपाप दिखा करके छलने का काम किया, सिर्फ वोट बैंक समझा, तो हम लोगों ने कहा था कि वहीं पर विरोध प्रदर्शन भी होना चाहिए और वहां पर अच्छा ये थोड़ा, चूंकि 30 मिनट का कार्यक्रम है तो मैं थोड़ा दूसरों की भी राय ले लूं। वर्मा जी, इसी बात पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये जो आके और किसी दल को या किसी ग्रुप को बताते हैं कि हम अपनी पूरे समाज का वोट आपको दिलवा सकते हैं, आप हमें इतनी सीट दे दें या वो दे दें, इनसे कितना फर्क पड़ता है? जी सर, ऐसा है कि आज जो है गणतंत्र दिवस है और आज संविधान लागू हुआ है, इसलिए आपको नमन करता हूं और मैं अपने पुराने साथी लोटन राम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने उनको निषाद समाज का जामवंत का टाइटल दिया जी, और वास्तव में ये लोटन राम जी जामवंत ही हैं जी, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए जो बलिदान किया, जो सेक्रीफाइस किया है जी, वो मतलब बहुत ही सराहनीय रहा है जी, योगदान। और बाकी जो अभी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टियों की बात जो आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे जी, तो मेरा एक ही इशू है जी कि हमारी जो है पार्टियां 39 पार्टी जो बनी है निषादों की जी, तो ये अधिकतर मोस्टली लोग जो है, लोटन जी ने अभी बताया, लोटन राम जी ने जी, कि ये अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में जी, अपनी जो है बोली लगाते हैं, अपने बच्चों को, पत्नियों को, औरतों को, परिवार को जो है इसमें राजनीति में लाने का प्रयास करते हैं। अच्छा। बाकी जब ये चुनाव जीत जाते हैं जी, तो इनको समाज की समस्या नजर नहीं आती है जी, वो लोकसभा विधानसभा में बैठ करके इस पर चर्चा नहीं करते हैं कि जब हमारी एक भारतीय संविधान में एक जाति को एक ही श्रेणी में रखना चाहिए कि नहीं, ये बताइए आप जी जी जी, लेकिन हमारी जाति को आपने एससी में डाल दिया, आपने ओबीसी में डाल दिया, आपने एसटी में डाल दिया, आपने डीटी डीएनटी में डाल दिया, 4 श्रेणियों में हमको क्यों भटका रहे हो डाल के भाई? जी जी जी, इसका जवाब अगर हमारे मोदी जी, योगी जी दे रहे हमको,
या जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, बहन जी कर रही है बसपा का, अखिलेश जी कर रहे हैं सपा का, और अभी जो है प्रियंका जी और वो आ गई हैं, तो वो हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है कि हमारी जाति एक है लेकिन चारों श्रेणियों में क्यों डाल रखा है आपको? मैं यही सवाल बिंद साहब से पूछ लेता हूं। तो बिंद साहब, आप नौजवान हैं और आपकी बातचीत बहुत क्लियर है चीजों पर, क्योंकि मुझे रमाशंकर जी से समाप्त कराना है इसका। तो 2 मिनट में आप इसी सवाल को बताना चाहे कि जो राजनीतिक दल आप के पहचान के बन जाते हैं, वो सिर्फ आपके समुदाय की बात नहीं, किसी भी समुदाय में बनते हैं, उसमें कई बार ये शिकायत आती है कि जो नेता होते हैं वो अपने निजी फायदे तो ले लेते हैं, समुदाय के फायदे पीछे छूट जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस पे मेरी ये राय है कि देखिए, जितने भी हमारे समाज के पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया हैं, वो सभी राजनीतिक रूप से भूखे हैं। तो एक जैसे एक सामान्य साइकोलॉजी होती है, जो गरीब आदमी कभी महल में ना गया हो तो उसको वहां पहुंचा दिया जाए, तो वहां पे कुछ देर रुकेगा, उस चीज को समझेगा और उस आनंद लेगा उसका। तो ठीक उसी प्रकार की दशा है, वो वहां पहुंचता है संघर्ष करके, किसी प्रकार से उसका सांसद विधायक तैयार हो गया और उसको कुछ पैसे गाड़ी मिल गए, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो पहले सोचता है कि पहले हम व्यवस्थित हो जाए, फिर दुनियादारी बाद में देखेंगे। तो यही दशा आप देखेंगे ठीक हमारे समाज की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबसे पहले वो उनका जो सिद्धांत है, मुझे जहां तक समझ में आया है कि पहले अपने आप को मजबूत कर लो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। जी, लोटन राम जी ने जो बात बताई, मैं तो उनको ही दोषी मानता हूं कि ऐसे लोगों को पैदा करने में उनका ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने ही सब लिखा, सब शोध किया और दे दिया। तो संजय निषाद इनकी आरती गाते हैं, इनका लिखा हुआ पूरे जातियों का आंकड़ा और लोगों को बताते हैं, और वो इसमें सफल इसलिए है कि उनके अंदर जो एक अलग भावना थी और आपके अंदर एक भाई समर्पण की भावना थी, आपने पूरा जीवन त्याग कर दिया और वो कुछ समय में वो अपने ऊपर चले गए। लेकिन ये उतार चढ़ाव उसी प्रकार है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, समाज समझ चुका है और उसका जवाब भी लोग दे दिए। देखिए, ज्यादा दिन तक किसी भी समाज के लोगों को इतना भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। वो समाज जो बहुत ज्ञान रखता है, जिसने इस पूरी दुनिया को रहना खाना पीना सिखाया, जिसने सभ्यता सिखाई, संस्कृति सिखाई ना, तो हर चीजों का ज्ञान रखने वाला समाज। रमाशंकर जी, आप 2 मिनट में समअप करें इस बहस को, चूंकि समय वार्निंग दे रहा है कि आप खत्म करें। 2 मिनट में आप इसको समअप करें जो बातचीत हमारी हुई। मैं हरिचंद की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। हरिचंद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक निषाद समुदाय में पिछड़ जाने की एक बेचैनी, एक एंजाइटी देखी जा रही, और न केवल निषाद समाज में बल्कि जो बांस का काम करने वाले समूह हैं, उनमें घुमंतु हैं, डीएनटीज हैं, जो भी पीछे छूट गया है इस लोकतंत्र के जुलूस में, कोई ऐसे बगल में धकेल दिया गया है, कोई पीछे छूट गया है, तो कम से कम आगे ना निकल पाए, तो बराबर चलने की एक बेचैनी सभी पिछड़े हुए समाजों में देखी जा रही है। तो स्वभावता या निषादों में भी है, और इसलिए वहां ज्यादा दल बने हैं। और यह दल 2 तरीके से बन रहे हैं। पहले वे अर्जी दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं हुजूर हमारी समस्या सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं सुन पा रहे हैं तो आंदोलन कर रहे हैं। तो अर्जी और आंदोलन दोनों साथ साथ चल रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में, जिसमें जब बीच में चुनाव आता है तो आपको ये सारी दिक्कतें दिखने लगती हैं, क्योंकि यही एक अवसर है जब कोई समुदाय बताता है कि अब हमें आप अगर अब हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आपको चुनाव हरा देंगे। निषादों के साथ क्या है कि अब इन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हैं अलग अलग, और कह रहे हैं हम इसके थ्रू आपको चुनाव हराएंगे और इसी के थ्रू चुनाव जीतेंगे और तब हम विधानसभा या संसद में पहुंचेंगे। तो इन्होंने अपनी टैक्टिक्स बिल्कुल साफ कर दी है। तीसरी खास बात है कि यह जो जाति आधारित भारतीय समाज है, इसमें लोगों के पास या तो गौरव गाथाएं हैं, जैसे कि राजपूतों के पास या कुछ और ऐसी समाजों के पास। कुछ लोग कहते हैं कि वो पैदाइशी विद्वान हैं, उस तरीके की। कुछ जातियों के पास अत्याचार की कहानियां हैं। सात समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसके पास अत्याचार और गौरव दोनों की कहानियां हैं। ठीक, उनके साथ एक ही समय में यह भी है कि एकलव्य है वहां पर, जिसका अंगूठा काटा गया। फूलन देवी हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ। दूसरी बात उनके लिए यह भी है कि उनके पास व्यास जैसे लोग भी हैं।
ठीक, और महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, और दूसरी उनके पास जो है निषाद राजगुह हैं जिन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। उनका अपना एक राजा हुआ करता था। तो गौरव और पीड़ा दोनों के आख्यान है इनके पास। और नदी, इस नदी का जो जल है यह सब इनको बहुत ही पॉलिटिकल सोसाइटी में कन्वर्ट कर देता है। और इस सब की काट मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, इस समय उत्तर प्रदेश में किसी समाज के पास नहीं है। आज नहीं तो 10 साल बाद यह समाज एक ज्यादा आर्टिकुलेट, बहुत ज्यादा सही तरीके से अपनी बात कहने में सक्षम हो जाएगा। पार्टियों की संख्या कम हो जाएगी, अच्छे नेता ऊपर के स्तर पर आएंगे, और बिल्कुल नौजवानों की तो मैंने एक पूरी फौज देखी है निषाद नौजवानों में। इसी खूबसूरत समप के साथ इस कार्यक्रम को आज समेटते हैं। समय की सीमा होती है, बात आपसे करने का बड़ा मन है। फिर हम इस कार्यक्रम को किसी न किसी नए रूप में इस चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद जरूर लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने की। और लॉटन साहब, निषाद साहब को अग्रिम बधाई, आप चुनाव जीते और आप विधानसभा में अपनी बात को मजबूती से कहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।